मैं डॉक्टर मंजू कंछल, एसोसिएट प्रोफेसर, मीरा गर्ल्स कॉलेज, अमीर वर्ग और उलेमा, एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर सेकंड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से औरंगजेब और अमीर वर्ग, विशेष रूप से राजपूत अमीर वर्ग और मराठा अमीर वर्ग की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने न केवल उत्तरी भारत बल्कि दक्षिणी भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था। और इसी कारण उसके शासनकाल में राजपूतों के अमीर वर्ग के संबंध में जब हम विभिन्न इतिहासकारों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसने विभिन्न उतार चढ़ाव के साथ परिस्थितियों के आधार पर राजपूतों के प्रति नीति अपनाने का कार्य किया। और ये भी हम जानते हैं, अतर अली जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने जो आंकड़े इस संबंध में प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने तालिकाओं के माध्यम से आंकड़े समझाने का प्रयास किया है और अपने तर्क को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि 1665-66 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु के बाद और मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो कि आमेर का शासक था, उसकी मृत्यु के बाद मुग़ल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की स्थिति में गिरावट का दौर प्रारंभ हुआ। और उसको एक तालिका के माध्यम से उन्होंने समझाया है, जिसमें प्रथम 2 वर्षों में, फिर उसके पश्चात तीसरे चौथे साल में और 7वें से 10वें वर्ष के संबंध में विभिन्न स्थितियों का विवरण प्रदान किया है। और उसमें हम क्या देखते हैं कि जो उसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 साल में कुल जात के जो पद थे और कुल राजपूतों के प्राप्त पदों के औसत का प्रतिशत यदि हम निकालें तो उन प्रतिशतों में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। प्रारंभ के 6 वर्षों में राजपूतों के मनसब की स्थिति अधिक थी, ज़्यादा थी, और आखिर के 4 वर्षों में इसमें हमें कमी देखने को मिलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बाद के 4 वर्षों में हमें कमी देखने को मिलती है, उसका कारण क्या था। उसमें से गिरावट का जो प्रमुख कारण बताया जाता है वह था राजपूत मनसबदारों को कम वेतन मिलना। और विशेषकर जब किसी उच्च मनसबदार राजा की मृत्यु हो जाती थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को ये पद प्राप्त होता था, तो उस पुत्र के वेतन में कटौती कर दी जाती थी। इसी प्रवृत्ति का समर्थन इतिहासकार अतर अली करते हैं और ये कहते हैं कि इसके कारण राजपूत अमीर वर्ग में हमें या मनसबदारों में कमी देखने को मिलती है। और यदि हम 1658 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक और 1679 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के राजपूत मनसबदारों की आंकड़ों को देखें और दोनों तालिकाओं की तुलना करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि राजपूत अमीर वर्ग की या मनसबदारों की स्थिति में गिरावट आने के जो कारण थे या उनकी गिरावट कितने प्रतिशत आई, उनकी संख्या में क्या कमी रही, इसको हम तालिकाओं के माध्यम से इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए इस पीपीटी में मैंने विभिन्न तालिकाएं रखी हैं और उन तालिकाओं को देखते हुए अगर आप इस गिरावट को समझेंगे तो आसानी से यह अंतर समझने में आपके आ जाएगा। और उसमें सबसे पहले यदि हम देखें
कि औरंगजेब का जो प्रथम काल था, औरंगजेब के शासन का जो प्रथम काल था, जिसे हम 1666 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच का काल मानते हैं। कहा जाता है कि इस काल के अंतर्गत औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न नई समस्याएं उत्पन्न हुई और इसी समस्याओं का जो प्रभाव है वह औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति में हमें दिखाई देता है। और औरंगजेब की राजपूतों के प्रति नीति और मुगल अमीर वर्ग में इस स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। और कहा जाता है कि इस काल के अंतर्गत यानी 1666 ईस्वी से 1779 ईस्वी तक कोई भी राजपूत मनसबदार औरंगजेब के समीप नहीं रहा, दरबार में उनका कोई उच्च स्थान नहीं रहा। और ये भी कहा जाता है कि राजा राम सिंह तथा महाराजा जसवंत सिंह आमेर और जो मारवाड़ के शासक महाराजा थे वह भी दरबार से बहुत दूर उनको नियुक्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि औरंगजेब को इनके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं रही थी। तो प्रथम काल की स्थिति इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1678 ईस्वी में महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद में मारवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और इस प्रश्न को लेकर राजनीतिक अव्यवस्था वहाँ पर व्याप्त हो जाती है। लेकिन औरंगजेब ने फिर भी वहाँ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। अब प्रश्न उठता है कि अव्यवस्था के समय भी औरंगजेब ने मारवाड़ में ध्यान क्यों नहीं दिया। तो उसके पीछे प्रमुख कारण था कि औरंगजेब का जो पूरा ध्यान था वह दक्षिणी भारत की तरफ केंद्रित था और उसके इस कार्यकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा में सैनिक बहुत कम थे और सैनिक आवश्यकताओं की कमी आदि के कारण राजपूत मनसबदारों की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए इतिहासकार अथर अली ने 2 सारणियाँ प्रस्तुत की हैं और इस 2 तालिकाओं को आप पीपीटी में अगर आप देखते हैं तो इन 2 तालिकाओं में एक वर्ष ऐसा है जो कि विभाजन वर्ष जिसको हम कह सकते हैं और वो वर्ष कौन सा है, वह वर्ष है 1699 ईस्वी और इसको हम विभाजन वर्ष मान सकते हैं। इस विभाजन वर्ष को यदि इस तालिकाओं के माध्यम से हम समझें तो आप देखेंगे कि इस वर्ष में राठौड़ विद्रोह और मुगल मराठा संघर्ष दोनों शुरू हो गए थे और मुगलों और मराठों में भी संघर्ष शुरू हो गया और मारवाड़ के राठौड़ों ने मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ों ने विद्रोह शुरू कर दिया था औरंगजेब के विरुद्ध और इसका प्रभाव राजपूतों की मनसबदारों की संख्या पर हमें दिखाई देता है। अब इस तालिका को यदि हम देखें जिसका नाम है औरंगजेब के काल में अमीर वर्ग की जातीय एवं धार्मिक संरचना और कोष्टक में मैंने उसका कार्यकाल आपको लिख कर दिया है 1658 ईस्वी से 1678 ईस्वी यानी प्रारंभिक जो प्रथम काल था उस कार्यकाल के अंतर्गत अमीर वर्ग में जातीय और धार्मिक स्थिति क्या रही इसका इस तालिका में विवेचन किया गया है और उसमें विभिन्न जातियां जिसमें आप देख रहे हैं ईरानी, तुरानी, अफ़गान, भारतीय मुसलमान, अन्य मुसलमान, राजपूत, मराठा, हिंदू, अन्य हिंदू, इस प्रकार से सभी को समाविष्ट किया गया है। अब एक तो ये जातियां हैं, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं इस तालिका में
कि जो मनसबदारी दी जाती थी, जो 5,000 और उस 10,000 और उससे कम 3,000, 4,000 और 1,000, इस तरह के जो पद हुआ करते थे मनसबदारी में, उन पदों का उल्लेख किया गया है। और उसमें ये आपको समझना है कि राजपूत और मराठा और अन्य हिंदुओं की स्थिति औरंगजेब के शासनकाल में क्या पाई जाती थी। और उसके बाद हम दूसरी जो तालिका है जिसका कार्यकाल है 1679 से 1707, यानी विभाजन वर्ष 1679, तो उन दोनों तालिकाओं में कंपैरिजन हम करेंगे कि गिरावट आई, वृद्धि हुई और किस प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले देखिए कि 5,000 तथा इससे अधिक के जो मनसबदारों की स्थिति थी, उसमें आप देखिए ईरानी 23, तुरानी 9, अफ़गान 3, भारतीय मुसलमान 4, अन्य मुसलमान 2 और योग्य मुसलमान 41 और राजपूत 6 और मराठा 3, अन्य हिंदू 1 और कुल हिंदू 10, और इस प्रकार से सभी पदों का योग हुआ 61। अब 61 में हमको देखना है राजपूतों की स्थिति, तो उसमें 6 पद ही पाए जाते थे और मराठों के भी 3 ही पद थे। तो इसका मतलब है उनकी मनसबदारों की संख्या कम थी। इसी प्रकार से यदि उच्च पद में हमें जो उच्च मनसबदार थे उनमें इनकी संख्या कम देखने को मिलती है। अब इसके बाद में 3,000 से 4,500 के मनसबदारों की स्थिति को यदि हम देखें, और इसमें मैं अन्य का नाम नहीं लेकर केवल राजपूत और मराठा का अगर फिगर हम देखते हैं, तो राजपूतों की संख्या है 11 और मराठा की संख्या है 6। और इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इसमें कम मनसबदारी में, यानी मध्यम मनसबदारी में इनकी संख्या का फिगर जो है वो कंपैरिजन में उच्च से हमें अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद है आपके इससे भी निम्न मनसबदारों की स्थिति, जो कि 1,000 से 2,700 के मनसबदार हैं। उसके अंतर्गत हम इन दोनों जातियों का अध्ययन करें तो राजपूत हैं 54 और मराठा हैं 18। तो ये जो स्थिति है, आप इसका कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि निम्न श्रेणी के जो मनसबदार थे उनकी संख्या अधिक थी। तो ये हमने देखा कि 1658 से 1678 तक की स्थिति, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि 4,486 कुल मनसबदार थे, और 486 मनसबदारों में से जो राजपूत मनसबदार थे उनकी संख्या टोटल है 71, जो कि इस तालिका में दर्शाई गई है। अगर उसका प्रतिशत हम देखते हैं तो उसका प्रतिशत है कुल मनसबदारों में 14.6% रहा। तो यह प्रतिशत राजपूत मनसबदारों की कमी की ओर इंगित करता है, यानी उनकी मनसबदारों की संख्या कम रही। अब इसके बाद दूसरी जो आपकी तालिका है उसका हम अध्ययन करें और राजपूत और मराठा मनसबदारों को देखें, तो जो कि जिसका कार्यकाल है 1679 से 1707 ईस्वी में। इसमें हम देखते हैं कि राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि होती दिखाई देती है, और उसका भी मनसब का जो पद है वही है जो कि पहले की तालिका में आपको देखने को मिलता है। 5,000 तथा इससे अधिक के मनसबदार, उसमें राजपूत हैं 5 और मराठाओं की संख्या है 16। इसके बाद 3,000 से 45 में ये संख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसमें से राजपूत हैं 15 और मराठा मनसबदारों की संख्या है 18। फिर इससे निम्न वाले जो मनसबदार है 1,000 से 2,700 तक के मनसबदार, उनमें और भी बढ़ोतरी आपको दिखाई देती है, और उनकी राजपूतों की संख्या है 53 और मराठाओं की संख्या है 62।
तो इस प्रकार से निम्न उच्च में भी वृद्धि हुई, उसके बाद मध्यम में और फिर निम्न में भी हमें इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और उसका जो टोटल फिगर आप देख रहे हैं वो है, उनकी कुल संख्या थी 575 और 575 में से राजपूतों की संख्या रही 73 और मराठा सरदारों की या मनसबदारों की संख्या रही 96 यानी 96, जो कि पहले की तालिका में जो फिगर दिखाए गए हैं उनसे अधिक है। तो उस काल में हमें इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। अगर हम इस कमी का अगर तर्क के आधार पर हम इसका अध्ययन करें कि ये कहा जाता है कि राठौड़ विद्रोह के कारण और मारवाड़ में जो युद्ध हुआ उसके कारण इसमें ये अंतर हमें देखने को मिलता है या कमी या गिरावट देखने को मिलती है, तो इन फिगर को देखने के बाद ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे इस पर कोई अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। और नहीं क्योंकि क्यों नहीं पड़ा, अब ये प्रभाव हमें अधिक देखने को क्यों नहीं मिला, उसका कारण ये है कि 1680-81 में जो विद्रोह राठौड़ विद्रोह हुआ था उसमें केवल राजपूतों के 2 वंश ही शामिल थे। कौन कौन से वंश शामिल थे? एक था राठौड़ वंश और दूसरा था सिसोदिया वंश। और जो अन्य वंश थे राजपूतों में वो मनसबदारी शाही सेवा में वैसे ही कार्य करते रहे। इसी कारण राजपूत अमीर वर्ग पर इस राठौड़ विद्रोह का और मारवाड़ युद्ध का कोई विशेष प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है और उनकी संख्या जो थी वो भी बनी रही, जैसे कि तैसे बनी रही। और दूसरी तालिका में हम देखते हैं कि मनसबदारों की जो संख्या है वो पहले की स्थिति में राठौड़ों की भी पहुंच गई। और ये जो राजनीतिक अस्थिरता हमें देखने को मिलती है वो कुछ समय के लिए ही देखने को मिलती है। अब एक और जो तथ्य इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय अवधि में या द्वितीय तालिका में हिंदू मनसबदारों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और उसका जो प्रमुख कारण रहा वो क्या रहा, क्यों इसमें वृद्धि हुई, गिरावट का ज़्यादा प्रभाव दूसरी तालिका में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो एक कारण हमारे मन में ये भी आता है कि तो बढ़ी तो क्यों बढ़ी, तो उसका प्रमुख कारण है कि इसमें इस तालिका के समय यदि आप देखें इस वर्ष में मराठा सरदार शाही सेना में ज़्यादा भर्ती हुए और इसी कारण यह संख्या हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ें तो ये भी स्पष्ट होता है कि औरंगजेब की जो राजपूत नीति थी वो नियोजित तरीके से, यानी कोई उसने योजना बनाई हो इस तरीके से नकारात्मक कभी भी नहीं रही। और जो उसने औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति नीति अपनाई वह नीति अकबर के द्वारा जो प्रतिपादित नीति थी उसी के अनुरूप रही, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसमें हमें इस प्रकार की संख्या देखने को मिली। इसी कारण हम इसको नकारात्मक नहीं कह सकते हैं। ये था औरंगजेब का कार्यकाल। अब औरंगजेब के कार्यकाल के बाद में यदि हम मुगल काल का अध्ययन करते हैं तो वह अव्यवस्थाओं का काल कहा जा सकता है। और बहादुर शाह के शासनकाल को यदि हम देखें उसके पहले के वर्षों को छोड़कर यदि हम बाद के वर्षों को देखें जिसमें 18वीं शताब्दी के मध्य को हम स्वीकार कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या पाएंगे कि राजपूत शासक और मुगल अमीर वर्ग ने मुगल अमीर वर्ग के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में राजपूत शासक रहे और उन्होंने वहाँ की राजनीति में यानी दरबार की राजनीति में सक्रिय भूमिका भी निभाई। और इस काल में हम ये देखते हैं कि इनके बीच में यानी राजपूत शासकों के बीच में गुटबंदी भी हमें देखने को
मिलती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो काल है वो अव्यवस्थाओं का काल पाया जाता है। और उसमें एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि जो आमेर का राजा सवाई राजा जय सिंह और मारवाड़ का जो महाराजा था अजीत सिंह, कहा जाता है कि मुग़ल दरबार में ये दो गुट राजपूतों के बीच हमें देखने को मिलते हैं, जो कि दरबार में सक्रिय प्रभावशाली गुट के रूप में उभर कर आए और उन्होंने ऐसे कार्य किए जिससे कि नवीन गुट को उभारने में भी इन्होंने सहयोग दिया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मुग़ल काल में यदि हम इन सब का अध्ययन करें तो मुग़ल काल में राजपूत संबंधों और मुग़ल संबंधों के बीच में जितने भी शोध कार्य आपको दिखाई देते हैं, इतिहासकारों का वर्णन आपको प्राप्त होता है, उसमें आप इनके आधार पर ये कह सकते हैं कि एक तरफ राजपूत शासक उच्च मनसब और नियुक्तियां प्राप्त करने में सफल रहे और दूसरी तरफ मराठों का इस काल में पदार्पण हुआ, यानी 17वीं शताब्दी के आसपास मराठों ने भी मुग़ल राजनीति में प्रवेश किया। तो अब हम लेंगे कि मराठा मनसबदारों ने मुग़ल दरबार में क्या भूमिका निभाई और उनकी संख्या हमें कितनी मिलती है। उसके अंतर्गत यदि हम देखें शिवाजी से पहले का कार्यकाल मराठों का जो इतिहास है, उसके अंतर्गत यदि 1616 ईस्वी के लगभग यदि हम देखें तो कहा जाता है कि मराठों का अहमद शाही से विमुख होना बताया गया है और मराठा सरदारों का मुग़ल सेवा में भर्ती का नवीन चरण हमें शाहजहाँ के दक्षिण अभियान के समय देखने को मिलता है। यानी मराठाओं का इन्वॉल्वमेंट मुग़ल राजनीति में शाहजहाँ के दक्षिण अभियान के समय में प्रारंभ होता है और ये कहा जाता है कि शिवाजी के शासनकाल में इसका फिर हमें गिरावट इसकी देखने को मिलती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिवाजी स्वतंत्र मराठा राज्य के समर्थक थे और उन्होंने मराठाओं में और मुग़लों के संबंधों में नवीन परिस्थितियों को उत्पन्न किया था और वो नहीं चाहते थे कि मुग़लों की परतंत्रता को वो स्वीकार करें। और इसी कारण हम देखते हैं कि शिवाजी के शासनकाल में इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। फिर उसके पश्चात औरंगजेब के शासनकाल में हम देखें कि जब औरंगजेब ने दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार किया तो दक्षिण में मराठों का महत्व बढ़ता चला गया और मुग़ल अमीर वर्ग में मराठा अधिक से अधिक शामिल होने लगे। और अतहर अली जो इतिहासकार है उसने एक तालिका या आंकड़े बताए हमें, जिसमें हम इस संख्या का पता लगा सकते हैं और मराठा सरदारों के मुग़ल वर्ग में कितना समावेश हुआ वो आंकड़ों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और इसकी तालिका मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और उसके अंतर्गत इस पीपीटी के माध्यम से इस तालिकाओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको समझें तो उसमें वही कैटेगरी है 5000 एवं उससे अधिक की मनसबदारी, 3000 और 4500 की मनसबदारी, 1000 से 2700 की मनसबदारी। और इन कुल मनसबदार कितने थे और उसमें हम इसमें ये देखेंगे कि मराठा जो मनसबदार थे उनकी संख्या इसमें कितनी रही थी। विशेष तौर से वही दो कालों में
1658 ईस्वी से 78 ईस्वी का कार्यकाल और 1678 ईस्वी से 1707 ईस्वी का कार्यकाल। और उसका जब अध्ययन हम करते हैं तो उसमें देखिए शाहजहाँ के काल के अंतर्गत 5000 और उससे अधिक की जो मनसबदारी आपको दिखाई दे रही है वो शाहजहाँ के काल में 3 थी संख्या उनकी, और 1658 से 78 में 3 और 78 से 1707 ईस्वी तक 16 उसकी संख्या हो गई। तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। और दूसरे कार्यकाल के दूसरी मनसबदारी जो मध्यम वर्ग की मनसबदारी है उसमें आप देखें कि शाहजहाँ के शासनकाल में 6 और 58 से 78 में 6 और 78 से 1707 में 18। तो इसमें भी हमें तीनों ही वर्षों में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। फिर निम्न जो मनसबदारी थी उसमें शाहजहाँ में के काल में 4 और 58 से 78 में 18 और 78 से 1700 में 62 देखने को मिलती है। तो इसमें अधिकतम संख्या हमें देखने को मिलती है। अगर इसका प्रतिशत हम लेते हैं तो इसके प्रतिशत में हम क्या देखते हैं कि शाहजहाँ के काल में 2.9% और 1658 से 78 में 5.5% और 1678 से 1707 में 16.7% इसको हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि इस उक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद मराठा सरदारों की मुगल अमीर वर्ग में वृद्धि स्पष्ट दिखाई दे रही है हमें। और इसका कारण क्या था? अब जो ये वृद्धि दिखाई दी उसका कारण क्या था? उसका वृद्धि का जो कारण विशेष रूप से था वह है औरंगजेब का दक्षिण की राजनीति में समावेश होना। यानी औरंगजेब ने दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और परिस्थितियों के कारण मराठों के लिए मुगल अमीर वर्ग के प्रवेश द्वार खोल दिए गए। और इससे हमें इसका जो औरंगजेब का उद्देश्य था उसका उद्देश्य ये था कि मराठों से शाही सेना की सेवा प्राप्त करके दक्षिण में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। लेकिन कहा जाता है कि वह अपने इस उद्देश्य में असफल रहा और इस प्रकार से मराठों ने चाहे अमीर वर्ग में मुगल अमीर वर्ग में वो शामिल हुए, लेकिन शिवाजी द्वारा छोड़ी गई परंपरा को उन्होंने जारी रखा और इसके साथ ही मराठा संगठन और भावना भी इससे परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस टॉपिक का आज ये अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में हम निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के अमीर वर्ग में राजपूत और मराठा हिंदू अमीरों के बहुमत का निर्माण करते हैं। और हम ये निष्कर्ष रूप में ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अमीर वर्ग को नुकसान हुआ था, जैसा कि कई दूसरे भारतीय इतिहासकार कहते हैं। इसको हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमें पूर्वार्ध में हिंदू अमीरों की संख्या में कमी देखने को मिलती है, लेकिन निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि उत्तरार्ध में इनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हमें देखने को मिलती है और इस प्रकार से मराठा अमीरों की संख्या में और राजपूत अमीरों की संख्या में वृद्धि को हम देख सकते हैं। और इसके कारण इस वृद्धि के फलस्वरूप अमीर वर्ग के प्रारंभिक स्वरूप में निष्कर्षतः सांस्कृतिक दृष्टि से परिवर्तन भी प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से अमीर वर्ग के स्वरूप में भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न शासकों के कालों में परिवर्तन को सारांश रूप में हम इस माध्यम से
कह सकते हैं कि यह परिवर्तन अस्थायी था। और इसके साथ ही ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग, और इसके साथ ही आप सभी को धन्यवाद।